श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका फॉर्मूला सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर 4 के सारे फार्मूलाज। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला फार्मूला है वो हमारा बायट-सावर्ट लॉ से निकल के आता है, जो होता है कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब बात आती है कि इस फार्मूले को हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में हमको एक वायर दी जाएगी जिसमें कोई करंट हमारी आई फ्लो कर रही होगी और उस करंट के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाएगी। तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जो होता है हमारा dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं इसमें जो पैरामीटर हमारे इस्तेमाल किए गए हैं वो पैरामीटर हैं क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं db का। तो db हमारा यहाँ पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि ये वायर बहुत लंबी होगी, उसके हम एक छोटे से पोर्शन मान लिए, ये पोर्शन डीएल वेक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है ये हमारा कांस्टेंट है। म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस कंप्लीट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये बात भी हमको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और यहाँ पे आई जो है हमारा करंट को दिखाता है जो उस पार्टिकुलर वायर में करंट फ्लो कर रही है। और डीएल जो है हमारा लेंथ वेक्टर है, यू कैन से दैट लेंथ ऑफ वायर है। यहाँ पे थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी होगी। थीटा जो होता है हमारा डीएल वेक्टर यानी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर है, और जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल होता है थीटा। अब बात आती है डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। इसकी डायरेक्शन हमेशा और हमेशा अलोंग द करंट ही होगी, ठीक ना। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन आपकी हमेशा करंट के अलोंग होगी, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका आर। इसको हम पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, हमारा वायर और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर हम बायट-सावर्ट लॉ के वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब बात आती है ऊपर वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब मैग्नीट्यूड वाइज सारी चीजें दी रहेंगी तो ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और जब ये हमारा डीएल और आर वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया रहेगा तब ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारी करंट तो भैया कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ नीचे जो होता है आर, यानी आर का हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर नहीं लगा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परमेबिलिटी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। तो अगर हम परमेबिलिटी को म्यू नॉट को डायरेक्टली लिखना चाहें तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि परमेबिलिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2 A-2 के रूप में लिखा जाता है। अगर हम रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो ये बेसिकली रेशियो होता है। कैसा रेशियो होता है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, इसको एम भी लगा सकते हो आप, टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी का एक और रिलेशन होता है C इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपका जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के नाम से जाना जाता है, जो फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े होंगे, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। अगर कोई करंट कैरिंग लूप है जिसमें एक करंट कैपिटल आई फ्लो कर रही है, उस करंट के कारण उस लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2R। यहाँ पे B हमारा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, म्यू नॉट हमारा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को दिखाता है, I हमारा करंट होता है, और R जो होता है रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। अगर कोई लूप है जिसमें करंट कैपिटल आई फ्लो कर रही है, इस लूप के कारण, इस करंट कैरिंग लूप के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पे जो कि उस लूप के एक्सिस पे लाई करता है, उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट NIR स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पे R जो है हमारा उस लूप का रेडियस होता है, और x जो है हमारा लूप के सेंटर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। और ये हमेशा और हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट, इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करना है, ठीक ना। आई आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है, म्यू नॉट आई आपका परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अगर कोई वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है, उसमें करंट कैपिटल आई जा रही है, और उस वायर से किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पर जो कि वायर से D डिस्टेंस पे है, उस पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो उसका जो फॉर्मूला होगा हमारा B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई D।
डी जो होता है हमारा वायर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। आई जो होता है हमारा वायर में फ्लो करने वाली करंट होती है। म्यू नॉट के बारे में आप जानते ही हैं। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो आता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। अब यहाँ पे दो फार्मूले आते हैं, एक तो सोलेनोइड के सेंटर पे यानी इंड को छोड़ करके कहीं भी, और एक आता है हमारा सोलेनोइड के इंड पे। ठीक, तो जो हमारा एट सेंटर यानी इंड को छोड़ करके जो फार्मूला होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगा, और जो इंड पे सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा वो होगा म्यू नॉट एन आई बाई 2। यहाँ पे हमको सबसे ध्यान देने वाली जो बात है, एन के बारे में अच्छे से ध्यान देना चाहिए, एन के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ ये स्मॉल एन होता है, स्मॉल एन हमारा जो होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। एन का जो फर्दर फॉर्मूला होता है कैपिटल एन बाई स्मॉल एल। यहाँ पे जो हमारा कैपिटल एन है वो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और एल जो है लेंथ ऑफ द सोलेनोइड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। अब टोरॉइड के यहाँ पे 3 पॉइंट बनेंगे, एक हमारा उसके सरफेस पे, एक इनसाइड, और एक पॉइंट हमारा बन जाएगा जो है आउटसाइड। तो जो सरफेस पे होगा यानी मान लिया P1 पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी 0 होगी, और आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड यानी P3 पॉइंट पे भी 0 होगी। मैग्नेटिक फील्ड केवल और केवल आएगी ड्यू टू टोरॉइड जो आएगी आपकी म्यू नॉट इनसाइड आएगी, जिसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला होगा B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यानी इस फार्मूले को लगा करके इनसाइड ऑफ द टोरॉइड हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में v वेलोसिटी से मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा, यानी वो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये बाद में बात करते हैं, पहले हम देख लेते हैं उस फोर्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला आता है वो होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, एंड एक फॉर्मूला और आता है जो कि वेक्टर फॉर्म में होगा F इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अब बात आती है कि ये फॉर्मूला हम कभी यूज करेंगे और ये फॉर्मूला हम कभी यूज करेंगे। तो सिंपल सा है, अगर हमको वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड सब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिए हैं तो ये पार्टिकुलर फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। और वहीं पे अगर हमको वेलोसिटी आई जे के के फॉर्म में और मैग्नेटिक फील्ड भी आई जे के फॉर्म में दिया रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी में रखा गया है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, और इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आई इन ब्रैकेट वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। अब बात आती है कब हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और कब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जब हमको लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिए होंगे और उनके बीच का एंगल दिया होगा तब ये पार्टिकुलर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जब हमको लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आई जे के फॉर्म में दिए होंगे तब हम ये पार्टिकुलर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पे थीटा ध्यान रखने वाली बात है, जैसे पिछले वाले फार्मूले में जो हमारा थीटा था उसको हमने देखा था वो था हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल, लेकिन यहाँ पे जो थीटा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच का एंगल है, और लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द करंट होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें 3 केसेस होते हैं हमारे, एक जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा होता है। पहले केस में हम ये बोल सकते वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, सेकंड केस में पैरेलल और एंटी पैरेलल हो, ठीक ना, थर्ड केस एक पार्टिकुलर एंगल का होता है। तो सबसे पहले हम पहला केस डिस्कस करते हैं जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। तो इस सिचुएशन में जो होगा हमारा पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी जो मूव करने की टेंडेंसी होगी वो हमारे ऑब्जेक्ट की सर्कुलर होगी। ओके, कैसी होगी, सर्कुलर, यानी ऑब्जेक्ट हमारा एक सर्कल में मूव करेगा। अब जब सर्कल में मूव करेगा तो उससे रिलेटेड हमसे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन भी पूछे जा सकते हैं। तो क्या क्या कैलकुलेशन पूछे जा सकते हैं, कुछ इतनी चीजें हमसे पूछी जाती हैं।
तो उसमें से सबसे पहला जो पूछा जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जाएगा तो उसके रेडियस, यानी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी बाई क्यू वी। ठीक, m होता है मास ऑफ द चार्ज, v होता है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, b हमारा जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। भाई उस एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा तो उसका टाइम पीरियड भी आ सकता है। टाइम पीरियड कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई m बाई क्यू इंटू बी। ये याद रहे, ये कंडीशन तभी लगेगी जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो फ्रीक्वेंसी के कैलकुलेशन का, वो होता है q इंटू बी बाई 2 पाई m। एक और फॉर्मूला आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के कैलकुलेशन का, ओमेगा इक्वल टू क्यू बी बाई एम। केस 2 की अगर हम बात करें तो केस 2 में भाई कुछ विशेष नहीं है। अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो पाथ आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इसमें कोई विशेष कैलकुलेशन नहीं आता। जो इसका थर्ड है, थर्ड पार्ट, उसमें थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो थर्ड पोर्शन है, जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कोई पार्टिकुलर एंगल थीटा पे रहेंगे, पाथ कैसा होगा हमारा, हेलिकल पाथ होगा। अब बात आई हेलिकल पाथ क्या होता है, तो हेलिकल पाथ कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी उसका मोशन कुछ ऐसे होता दिखेगा आपको, ठीक ना। अब यहाँ से कैलकुलेशन के लिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर और किसके पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमको निकालना पड़ेगा। जो पैरेलल कंपोनेंट होगा हमारा होगा v cos थीटा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा v sin थीटा। अब यहाँ पे भी आपसे क्या क्या कैलकुलेशन करवा सकता है, रेडियस ऑफ द हेलिक्स आपसे पूछ सकता है, और एक चीज आपसे पूछ सकता है पिच। पिच क्या होता है, दो हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच। तो उनके भी कैलकुलेशन के ये फॉर्मूले होते हैं। पहला फार्मूला है r इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाई क्यू इंटू बी। एम वही मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, b इज द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो टाइम पीरियड का भी ये फार्मूला होता है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। और पिच का जो कैलकुलेशन का फार्मूला होता है 2 पाई एम वी कॉस थीटा बाई क्यू बी। अच्छा, ये पैरामीटर वही है जो ऊपर मैंने आपको बताए। तो हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कंबाइंड कितना इफेक्ट पड़ेगा। इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा के फॉर्म में भी ये लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला कभी यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों इफेक्ट को महसूस कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर्स। अगर कोई दो कंडक्टर हैं जिनमें I1 और I2 करंट फ्लो कर रही है और जिनके बीच की डिस्टेंस d है, अगर उसके हम एक छोटे से पोर्शन L पे फोर्स का कैलकुलेशन करना चाहें तो फोर्स के कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होगा F इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई I1 I2 L बाई d। म्यू नॉट हमारा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, I1 I2 कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट होती है, L एक छोटा सा पोर्शन होता है जिस पोर्शन पे हमको फोर्स निकालना है। इस टॉपिक को एक और तरीके से पूछा जा सकता है फोर्स पर यूनिट लेंथ से, जिसमें क्या होता है लेंथ की जरूरत ही नहीं होती, ये एफ बाई एल आपसे कंप्लीट पूछा जाता है। उस सिचुएशन में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई I1 I2 बाई डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका एक फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। यहाँ पे एन आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, आई क्या है आपका करंट है, ए क्या है आपका एरिया ऑफ द लूप, यानी जो लूप है उसकी एरिया। थीटा जो होता है यहाँ पे आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। यहाँ पे एक और नई क्वांटिटी ऐड हो जाती है मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से, जिसका फॉर्मूला होता है एन आई ए। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग होती है। यहाँ से टॉर्क की कैलकुलेशन का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा, जहाँ पे हमारा एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोले या मैग्नेटिक मोमेंट बोले एक ही बात है। पी हमारा जो होता है मैग्नेटिक फील्ड होती है और थीटा जो होता है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच का एंगल होता है। टाउ इक्वल टू एक फॉर्मूला अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम क्रॉस बी वेक्टर। ओके, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक मूवमेंट आपका आई जे के और बी भी आपका आई जे के फॉर्म में दिया है, तब हम ये पार्टिकुलर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं फार्मूलाज रिलेटेड टू गैल्वेनोमीटर। अगर हम बात करें कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है, तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा
डिवाइस होता है जो स्मॉल से स्मॉल करंट को क्या करता है, मेजर कर लेता है। और उस करंट को मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है हमारा I इक्वल टू के बाई एन ए बी फाई। फाई हमारा जो होता है डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉयल, जो हमारा कॉयल गैल्वेनोमीटर में यूज किया गया है उसका डिफ्लेक्शन। ये हमारा कंप्लीटली कांस्टेंट है जिसको हम जी से दिखाते हैं और ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। के जो होता है हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, पर यूनिट ट्विस्ट होता है, ठीक ना। तो के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ए यानी जो गैल्वेनोमीटर में कॉयल यूज किया गया है उसकी एरिया को दिखाता है। बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। फर्दर अगर हम फाई को कैलकुलेट करना चाहें तो फाई इक्वल टू होता है स्मॉल डी बाई 2 इंटू कैपिटल डी। स्मॉल डी जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट होता है। कैपिटल डी जो होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ स्केल फ्रॉम द मिरर। गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड दो फॉर्मूले हम और डिस्कस कर लेते हैं, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी जो आपकी होती है IS इक्वल टू 5/I होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर एम्पियर। IS का एक फर्दर एक और फार्मूला होता है NAB/K, I की वैल्यू रख करके ये आ जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। तो डायरेक्टली ये फार्मूला यूज करके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैलकुलेट करने का भी एक फार्मूला होता है VS इक्वल टू 5/V, और इसको भी फर्दर V की वैल्यू रख करके कैलकुलेट करते हैं। तो VS इक्वल टू NAB/K इंटू R। के बारे में आपको बताया हूँ, R यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये सारे पैरामीटर वही हैं जो ऊपर डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ये भी फार्मूला हमारा गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड ही है। बेसिकली हम गैल्वेनोमीटर को क्या करते हैं, एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? बाय एडिंग अ शंट रेजिस्टेंस पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। अब ऐसा क्यों करते हैं? टू मेंटेन द एक्यूरेसी, है ना। एक्यूरेट करंट को मेजर करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो फिलहाल हमसे इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन पूछे जाते हैं, जैसे टोटल करंट कितनी जाएगी, तो सिंपल सा है। इधर एक करंट, टोटल करंट यहाँ से आई गई तो इधर IG हो गया और इधर IS हो गया, ठीक ना। यानी शंट की करंट कितनी है, IG यानी गैल्वेनोमीटर की करंट कितनी है। एक रिलेशन यहाँ से हमको ये मिल जाएगा KVL लगा करके। S जो है हमारा शंट रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू IG डिवाइडेड बाई IS इंटू G। G हमारा क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है। अब यहाँ से पूछा कैसे जाता है, कभी शंट पूछ लेता है, कभी IS पूछ लेता है, कुछ में कुछ पूछ लेता है। यानी इन दोनों की मदद से हम जो भी पूछेगा इन तीनों फार्मूले की मदद से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सिंपल सा आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस का यूज करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ये तो बहुत सिंपल सा ही है। एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तब हमारा गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर एक्ट करने लगता है। यहाँ से एक रिलेशन बनता है। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात करें तो RV इक्वल टू G प्लस R। G क्या है हमारा? रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। R क्या है? जो हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे उसकी वैल्यू है। यहाँ से एक रिलेशन IG इक्वल टू बनता है VY G प्लस कैपिटल R।